बच्चों, जहांगीर पर चल रही वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आज हम जहांगीर की दक्कन नीति, कंधार का उसके हाथ से निकल जाना और उसकी धार्मिक नीति पर विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। उसकी धार्मिक नीति पर 250 शब्दों में यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा उसकी दक्कन नीति और उससे संबंधित चरित्रों जैसे कि मलिक अंबर पर भी वन लाइनर्स अक्सर पूछे जाते हैं। कंधार के संदर्भ में भी लघुत्तरात्मक प्रश्न प्राय बनते हैं, तो हम इन सब प्रश्नों को खोजने का प्रयास इस वीडियो के तहत करेंगे। तो अकबर ने, आप सभी जानते हैं, दक्कन के क्षेत्र में साम्राज्य विस्तार की ओर ध्यान दिया था। उसके समय में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो चुका था। केवल 4 राज्य दक्षिण भारत की राजनीति में सक्रिय रह गए थे। कौन कौन से? और उनमें भी 3 सबसे पहला राज्य था खानदेश और अन्य 3 बहमनी राज्य के अवशेष थे। कौन कौन से? अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। एक्सक्यूज मी। खानदेश ने अकबर द्वारा संप्रभुता स्वीकार करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था, लेकिन अन्य राज्यों ने नहीं किया था। अतः अकबर ने उनके विरुद्ध सैनिक कार्यवाही का निर्णय लिया था और अहमदनगर पर चढ़ाई हुई। और अहमदनगर में जो दिवंगत राजा था बहादुर, उसकी बहन चांद बीबी, जिनका कि विवाह बीजापुर में हुआ था, उन्होंने मुगलों का विरोध किया। अंततः अहमदनगर के साथ संधि कर ली गई और लगातार कभी विरोध कभी संधि चलती रही। तो जब जहांगीर आया है और दक्षिण की तरफ देख रहा है, तो उसके पास भी सबसे जो प्रमुख समस्या है वो है अहमदनगर को दबाने की। लेकिन अहमदनगर में इस समय मलिक अंबर नाम का व्यक्ति है, जो कि अहमदनगर का प्रधानमंत्री है। वो एक योग्य नेतृत्व करता है। उसने अहमदनगर राज्य को फिर से संगठित किया और दक्षिण में मुगल सेनापतियों के आपसी विरोध का लाभ उठाकर अहमदनगर के खोए हुए क्षेत्रों को मुगलों से वापस छीन लिया। उसने बीजापुर के सुल्तान और मराठा सरदारों की सहायता प्राप्त करके मुगलों के विरुद्ध छापामार युद्ध प्रणाली प्रारंभ कर दी। मलिक अंबर के विरुद्ध कई अभियान किए गए। अंततः 1617 में शहजादा खुर्रम को, खुर्रम कौन है बेटा? खुर्रम है, आगे चल के खुर्रम बनेगा शाहजहां। तो 1617 में खुर्रम को अहमदनगर अभियान पर भेजा और स्वयं जहांगीर कहाँ पहुँच गया? मांडू पहुँच गया। किंतु बीजापुर के शासक की मध्यस्थता के कारण अहमदनगर और मुगलों में संधि हो जाती है। जहांगीर ने इस सफलतापूर्वक संधि से खुश होकर खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की। इस पर वन लाइनर्स पूछे जाते हैं। और बीजापुर का जो शासक था जिसने मध्यस्थता की थी, उसको फरजंद की उपाधि दी। फरजंद मतलब बेटा। 1621 में जहांगीर ने अपना दक्षिण अभियान समाप्त कर दिया, क्योंकि उसके बाद उसे 1623 में शाहजहां के विद्रोह और 1626 में महाबत खां के विद्रोह के कारण दक्षिण की ओर ध्यान देने का अवसर ही प्राप्त नहीं हो सका। 1626 में जब मलिक अंबर की मृत्यु हो गई तो अहमदनगर का प्रतिरोध स्वतः ही समाप्त हो गया था। लेकिन मलिक अंबर एक बहुत ही प्रगतिशील व्यक्ति था। उसने मुगलों के भू राजस्व को संभालने वाले अधिकारी टोडरमल की भू राजस्व प्रणाली को अपनाया। अहमदनगर में भूमि की नाप करवाई, पैदावार का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया। मुगलों से युद्ध के दौरान मलिक अंबर ने गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया और बड़ी संख्या में मराठों को सेना में भर्ती किया। मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध पद्धति मलिक अंबर ने कहाँ से सीखी थी? कहाँ से उसको ये आइडियाज़ आए थे? मलिक अंबर से पहले मेवाड़ के राणा प्रताप और बुंदेलखंड के हिंदू राजा और अफगानिस्तान की कबाइली जातियाँ, कबीला जो सरदार होते थे, कबीला जो जातियाँ होती थी, ये लोग गुरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध करते थे और मुगलों की सशक्त सेना
के सामने अहमदनगर के मलिक अंबर ने भी इसी गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया था। मलिक अंबर ने अबिसिनिया के अरबों और जंजीरा के सिद्धियों की सहायता से एक शक्तिशाली नौसेना भी तैयार की। मलिक अंबर के बारे में कुछ और तथ्य हैं जिनको हमें देख लेना चाहिए। मलिक अंबर एक अबिसिनियाई दास था, अफ्रीकी मूल का, जिसे कासिम रजा नामक व्यक्ति ने बगदाद से खरीदा था और बाद में अहमदनगर के शासक मुर्तज़ा निज़ाम शाह के योग्य मंत्री मीरक दबीर के हाथों बेच दिया गया था। ऐसा ही मलिक अंबर जैसा ही एक अन्य योग्य सेनापति मलिक राजू भी था। उसने गुरिल्ला युद्ध पद्धति को अपनाया और दक्षिण भारत में लूट मार वाली लड़ाई को क्या कहा जाता है? वर्गीगिरी। अब जहांगीर के राज्यकाल, ये तो हुई मलिक अंबर की बात, और आपको बताया गया है कि उसकी मृत्यु हुई 1626 में मलिक अंबर के, और उसके बाद अहमदनगर का प्रतिरोध स्वतः ही कमज़ोर पड़ गया। जहांगीर के राज्यकाल की एक अन्य उल्लेखनीय सैनिक सफलता है 1620 ईस्वी में उत्तर पूर्वी पंजाब की पहाड़ियों पर स्थित कांगड़ा दुर्ग को पर अधिकार कर लेना। लेकिन यहाँ एक और उल्लेखनीय बात ज़रूरी है, वो ये कि कुछ जो इतिहासकार हैं वो जहांगीर की दक्षिण नीति को असफल मानते हैं। उनके अनुसार जहांगीर को राज्य के मामले पर समय देने का अवसर नहीं था, वह विलासी स्वभाव का व्यक्ति था, इसलिए उसके शासनकाल में दक्षिण की दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हो सकी। लेकिन मध्यकालीन भारत के एक बहुत ही प्रतिष्ठित इतिहासकार हैं प्रोफेसर सतीश चंद्र, उन्होंने इन विचारों का खंडन किया है। उनके अनुसार एक्सक्यूज मी बच्चों, अकबर और जहांगीर के समय में दक्षिण नीति का जो उद्देश्य था वो सीमित विस्तार था। अकबर भी और जहांगीर भी दोनों ने अहमदनगर के राज्य को दक्षिण में एक मध्यवर्ती राज्य बनाया। मध्यवर्ती राज्य मतलब बफर स्टेट, मुगल साम्राज्य और सुदूर दक्षिण के राज्यों के बीच स्थित बफर स्टेट के रूप में बनाए रखने को ही लाभदायक समझा था, क्योंकि संचार के साधनों और आवागमन की सुविधाओं के अभाव में सुदूर दक्षिण के राज्यों का विलय संभव नहीं था। अतः अकबर ने भी अहमदनगर के राज्य को पूरा जीतने के कोई प्रयास नहीं किया और जहांगीर ने भी इसी नीति को अपनाया। इतना ही नहीं, उसने बीजापुर के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। ध्यान है ना आपको, बीजापुर के राजा को उसने फरजंद की उपाधि दी थी। अतः जहांगीर के राज्यकाल में मुगल सीमा का दक्षिण में इसलिए विस्तार नहीं हुआ कि जहांगीर इस विस्तार के लिए इच्छुक नहीं था। दूसरी ओर मुगल सीमाओं को सुरक्षित रखने में वह बहुत हद तक सफल रहा। दक्षिण में ऐसा नहीं है कि उसके हाथ से कोई साम्राज्य छिन गया। एक और उसके काल की जो महत्वपूर्ण घटना है वो है कंधार का मुगलों से छीन लिया जाना। पश्चिमोत्तर सीमांत, भारत का पश्चिमोत्तर सीमांत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला इलाका, इस इलाके में जहांगीर को महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ा। अकबर द्वारा पश्चिमोत्तर सीमाओं का सुदृढ़ीकरण किया गया था और इस क्षेत्र के अफगान कबीलों पर नियंत्रण स्थापित किया गया था, किंतु यह क्षेत्र अशांत बना रहा। जहांगीर के समय में भी इस क्षेत्र में अहदाद के नेतृत्व में बराबर उपद्रव और विद्रोह होते रहे। अहदाद के विद्रोहों ने मुगलों को कोई विशेष हानि तो नहीं पहुंचाई, किंतु उस पर नियंत्रण रखने में असफलता के कारण मुगलों की प्रतिष्ठा को आघात जरूर पहुंचा। और जहांगीर के समय में ईरान के शासक शाह अब्बास ने कंधार पर पुनः अधिकार करने के लिए कई उपाय किए। एक तरफ तो मैत्री का प्रदर्शन करता रहा और दूसरी तरफ कंधार पर आक्रमण करने के लिए उसने सैनिक तैयारियां भी पूरी कर ली। अंततः ईरान के शाह अब्बास ने 1621 में कंधार पर चढ़ाई की। इसी बीच शाहजहां के विद्रोह के कारण मुगल सम्राट जहांगीर इस ईरानी आक्रमण का प्रभावशाली ढंग से विरोध नहीं कर सका। कांधार इस तरह से ईरानियों के कब्जे में चला गया। यह एक महत्वपूर्ण नुकसान था जो कि मुगलों को उठाना पड़ा। कांधार की पराजय जहांगीर के शासनकाल की पहली विफलता मानी जा सकती है। जहांगीर के समय में उज़्बेक शासकों से भी संपर्क स्थापित किया गया, लेकिन कोई विशेष प्रभाव की घटना नहीं घटी।
जहांगीर के समय में जो सबसे पहले तो गद्दी पे बैठते ही खुसरो का विद्रोह हो गया था। बाद में 1623 में शाहजहाँ का विद्रोह हुआ, उसे दबाने के लिए महावत खान को भेजा गया था। बाद में खुद महावत खान ने शाहजहाँ के विद्रोह को तो दबा दिया, लेकिन बाद में खुद महावत खान ने भी विद्रोह किया। इसी तरह से अपने कार्यकाल को संभालते हुए 28 अक्टूबर 1627 को जहांगीर की मृत्यु हो गई और उसे लाहौर के निकट शाहदरा नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे दफना दिया गया। इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में जहांगीर की धार्मिक नीति की चर्चा होगी। थैंक यू।